वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम सभी ईवीएस से जो आपका एईसी सब्जेक्ट है यूनिट 3 नेचुरल रिसोर्सेज से जो आपका केस स्टडीज वाला टॉपिक है जिसमें नेशनल सोलर मिशन, कावेरी रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट, सरदार सरोवर डैम, चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट, तरुण भारत संघ, ये सब हम देखने वाले हैं। अगर आपने बाकी के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं इस यूनिट के तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और जाकर आप बाकी के पार्ट्स को जरूर देखें। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको इन सभी जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इनके नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 कंप्लीट है, आज यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यूनिट 4 यानी कि जो हमारी लास्ट यूनिट है उसकी तरफ। सो देखते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है नेशनल सोलर मिशन, इसमें क्या है। नेशनल सोलर मिशन को हम द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन मतलब आप कह सकते हो कि ये मतलब इस नाम से भी जाना जाता है और वन ऑफ द 8th की नेशनल मिशन है ये, जो कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि इंडियाज जो नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, कि भाई जो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे उसी में से ये एक है। और यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि NAPCC, ठीक है, NAPCC यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको 30 जून 2008 को लॉन्च किया गया था बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे पीएम थे। एंड सोलर एनर्जी के बारे में इसमें बताया गया था ताकि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। ठीक है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के लिए आपका ये पूरा मिशन जो है ये बनाया गया था। और आप यहाँ पर कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट सभी का मिलकर ये इनिशिएटिव था कि भाई सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड नेशनल सोलर मिशन ऑन जनवरी 11 जनवरी 2010 को उसको अप्रूव कर दिया गया था। और इंडिया के इसी विजन और व्यू को देखते हुए सोलर इंडिया, ठीक है, एक नाम आता है कि मतलब भाई सोलर इंडिया द नेशनल सोलर मिशन वाज लॉन्च्ड विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव, इसका जो मेन जो इसको ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडिया को सोलर एनर्जी के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर बनाना, इंडिया का नाम हो, एक ब्रांड हो भाई इंडिया, सोलर इंडिया। फिर हमारा अगला जो केस स्टडी का टॉपिक है वो है कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स। देखिए ये शॉर्ट नोट्स में आने के चांसेस रहते हैं तो ज्यादा आपको डीप जाना नहीं है। कावेरी रिवर कहां से कहां तक है, आप अगर इसको देखेंगे कर्नाटका से ये फ्लो होते 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 आपका तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल इसका लास्ट है। भाई कर्नाटका और तमिलनाडु यानी कि ये दो स्टेट्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर। अब है क्या मामला देखते हैं। कावेरी रिवर एक इंटर स्टेट बेसिन है यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ये रिवर जाता है, कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु और पुदुचेरी तक। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले पुदुचेरी तक जाता है। इसका जो टोटल कैचमेंट है, ठीक है, वो है 81.155 स्क्वायर किलोमीटर। आप कह सकते हो कि जिसमें कर्नाटका का पार्ट बहुत ज्यादा है, केरला का, फिर तमिलनाडु और पुदुचेरी का लिखा हुआ है। ये जो है इसको मतलब आप कह सकते हो कि 100 ईयर ओल्ड ये डिस्प्यूट है, मतलब बहुत सालों से ये पंगा चला आ रहा है। ये जो रिवर है ज्यादातर इसका जो मतलब कह सकते हो जो यूज होता है जो ज्यादातर है वो कर्नाटका के पास आता है और उसके बाद मतलब तमिलनाडु के पास जाता है। दोनों स्टेट्स के अंदर पानी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, भाई पानी तो चाहिए ना। इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था जून 2 1990 को। फिर क्या हुआ, ये जो CWDT है यानी कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसने एक इंटरिम ऑर्डर को पास किया 1991 में जिसमें कर्नाटका स्टेट को ये बोला गया कि आप पानी को रिलीज करो। ठीक है, और टू इंश्योर 205,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर इनटू मेट्टूर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु, कि भाई कर्नाटका से पानी रिलीज करके तमिलनाडु के रिजर्वर तक ये जाना चाहिए और आप ये वीकली करिए चाहे मंथली करिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि भाई 1995 तक बारिश बहुत डिले हो रही थी
और कावेरी बेसिन का जो आप कह सकते हो आसपास का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, जिससे क्राइसिस से आ गए भाई पानी को लेकर कि भाई पानी कौन ज्यादा रखेगा, शेयरिंग को लेकर बहुत दिक्कत आ गई थी। फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर जो है अपनी बात रखी, अपना डिसीजन दिया, और इसमें ये बोला गया कि मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट कहती है 2018 में 16 फरवरी अपना वर्डिक्ट दिया कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट में जो कर्नाटका स्टेट है उसको ज्यादा पानी एलोकेट होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ये बनाए गए, ताकि ये नए सिरे से बनाए गए ताकि जो पुराना डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए। अब हमारा अगला केस स्टडी का टॉपिक है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर डैम आप सभी को पता ही होगा, ये हमारा डैम होता है, सरदार सरोवर डैम है ये जो आपको नजर आ रहा है। इसमें क्या है कि ये बहुत डिबेटेड है भाई। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है इसमें ये बताया गया था कि 30 बड़े और 135 मीडियम एंड 3000 माइनर डैम्स बनाए जाएंगे नर्मदा रिवर के ऊपर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे, ठीक है। और होता क्या है कि भाई लगभग 533 विलेजेस, जिसमें से लगभग 3 लाख लोग भी होंगे जिनको ये चीज अफेक्ट करने वाली है। आप मान के चलिए कि भाई लगभग 573 विलेजेस हैं और जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो अफेक्ट होने वाले हैं, और वो भाई उनका घर ही डूब जाएगा उसके अंदर। और ये जो बड़े बड़े डैम्स होंगे इससे क्या होगा कि भाई जो ट्राइबल लोग रहते हैं उनके भी तो राइट्स, कम्युनिटी राइट्स कहीं ना कहीं वो भी छीने जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस होने वाला है जो बहुत दुख दर्द पीड़ा देगा कि एक बंदा अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर और उसको जाना पड़ेगा जहां वो अपनी जनरेशन से रह रहा है, अब उसको एक टोटली स्ट्रेंजर बन के रहना पड़ेगा कहीं और। उनके परिवार टूट जाएंगे, उनकी फैमिलियां टूट जाएंगी। और आप ये मान के चलिए कि भाई ट्राइबल्स के लिए सबसे बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि इससे ज्यादा वो क्या और कर सकते हैं भाई कि उनका परिवार ही बिछड़ गया। सो इसमें यही है कि भाई मतलब विच इज सपोज टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी टू द कंट्री, इन रिटर्न ऑफ दिस बिग सेक्रीफाइस द ट्राइबल्स मस्ट बी गिवन। देखिए ये जो सेक्रीफाइस दिया है ट्राइबल्स ने, अपने घर जो उन्होंने छोड़े हैं, इसके लिए उनको कंपनसेशन मिले, उनको लैंड मिले, उनको जॉब मिले, उनको कैश मिले, ताकि उनकी अच्छे से केयर रखी जा सके और उनकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी रहे। फिर अगला है चिपको मूवमेंट। आपने कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा, जिसमें ट्रीज से चिपक गए थे जितने भी विलेजर्स थे और जितने भी लोग थे। सो 300 साल पहले इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। एक राजस्थान का रूलर था, उसने ये डिसाइड किया कि वो खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं ना उसको कटवा देगा। तो वहीं पे एक लोकल विमेन थी जो कि बिश्नोई कम्युनिटी से आती थी, जिनका नाम था अमृता देवी। वो पेड़ों से चिपक कर अपने सभी साथियों के साथ, और उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं कटने देंगे, और बहुत सारी विमेन्स को मार दिया गया, ठीक है। और कहा जाता है कि ये रूलर को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई। ये स्टोरी फिर से आगे दोहराई जाती है। 1970s का वो टाइम था जब हिमालयाज के रीजन के अंदर पेड़ काटने का प्रोग्राम बनने वाला था, और वहां की लोकल विमेन, जिसमें और भी लोग थे जैसे कि सुंदरलाल जी बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो पेड़ कटवाने के लिए आए थे, ठीक है, और उनके अगेंस्ट जाकर और पेड़ों से चिपक गए सभी। सो इन्होंने अपने मूवमेंट को चिपको मूवमेंट का नाम दिया। और आप ये मान के चलिए कि मतलब भाई इनको याद आ गया कि जब 300 बिश्नोई विमेन ने जो ये किया था 3 सेंचुरीज पहले, वो ही चीज आज दोबारा रिपीट हो रही थी। और चिपको मूवमेंट जो है ये प्राइमरली स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड के गढ़वाल में, धीरे धीरे विमेन्स भी जुड़ती गई और ये अलग अलग जगहों तक ये पहुंचा। जो चिपको मूवमेंट के एक्टिविस्ट होते थे वो लंबी लंबी पद यात्राएं करते थे, हिमालयाज में जाते थे, और ये मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि अपिको मूवमेंट एक और ऐसा ही आप कह सकते हो एक मूवमेंट था। अपिको मूवमेंट में क्या है, इसमें भी पेड़ बचाने की ही बात कही गई थी। मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसमें था क्या। सितंबर 1983 में जो वुमेन्स थी और कुछ यूथ थे, ठीक है, उन्होंने एक मूवमेंट को लॉन्च किया। चिपको मूवमेंट जैसा ही था पर ये साउथ इंडिया में था। मूवमेंट का नाम अपिको इसलिए रखा गया है क्योंकि अपिको का मतलब होता है हग करना, कन्नड़ भाषा में इसको अपिको कहा जाता है, यानी कि अपने पेड़ों को बचाने के लिए, ट्रीज को बचाने के लिए हग करना। ये मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था पांडुरंगा हेगड़े ने,
और इसका एम ये था कि मतलब मूवमेंट चलाकर पेड़ों को बचाया जा सके जो काल से फॉरेस्ट है कर्नाटका के। वुमेन यूथ फ्रॉम सकलानी और उसके आसपास के विलेजेस, ये लगभग सारे मिलकर 5 माइल्स तक चले और अपने फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह को हक किया इन्होंने जाकर, और उन्होंने पेड़ काटने वालों को फोर्स कर दिया वहां से जाने के लिए और पेड़ कटना बंद हो गए। लोगों ने डिमांड की कि बैन लगना चाहिए पेड़ कटने पर। 38 डेज तक ये चलता रहा और स्टेट गवर्नमेंट ने फाइनली इनकी मांगों को मान लिया। फिर आता है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ में क्या है ये भी देख लेते हैं। तरुण भारत संघ को 1975 में ढूंढा गया था, बनाया गया था जयपुर के अंदर, और ये कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जिन्होंने मिलकर ये बनाया 1985 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भाई द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेंज्ड व्हेन 4 young members of the organization went to live in the rural area। ये ऑर्गेनाइजेशन के 4 लोग जो थे वो रूरल एरिया था अलवर का, मतलब अलवर का, वहां पे ये रहने गए ताकि वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को बताया जा सके डेवलपमेंट के बारे में। उन 4 में से एक आदमी थे राजेंद्र सिंह जो कि वहां पर रहे, बाकी के 3 लोग वहां से चले गए। तो राजेंद्र सिंह जी ने वहां के लोगों से पूछा कि आपकी क्या जरूरत है सबसे ज्यादा, तो लोगों ने बताया पानी, और उन्होंने मिलजुल कर सभी लोगों के साथ वहां पर जोहड़ बनाया। इनको इंडिया का वाटरमैन भी कहा जाता है राजेंद्र सिंह जी को, जो कि आपके सामने मैं इनका फोटो अगर दिखाऊं तो राजेंद्र सिंह जी एक कंजर्वेशनिस्ट हैं, एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत इन्होंने अपना योगदान दिया है, वाटरमैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। और ये जोहड़ होता है जो कि इन्होंने ही बनवाना स्टार्ट करवाया था, और यहाँ पे रेन वाटर स्टोरेज टैंक होता है ये। प्रीवियसली अगर हम बात करें तो जो रिवर है अरवारी रिवर काफी सूखा रहता था। इसके 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, लगभग 45 किलोमीटर तक इसका जो है लेंथ है इसकी, और लगभग जो इसका एरिया है वो 503 स्क्वायर किलोमीटर तक का है, जिसमें जयपुर दौसा अलवर के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता था, इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, कोई इरिगेशन होती ही नहीं थी, सही से पानी नहीं था। 10% मतलब जो लैंड था उसी पर एग्रीकल्चर होता था। बस रेन के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे ज्यादातर, और एक ही क्रॉप मतलब होती थी, मल्टी क्रॉप्स नहीं होती थी। फिर क्या हुआ, ये चीजों को दूर करने के लिए तरुण भारत संघ ने बहुत सारे काम करे, टैंक बनवाए, पॉन्ड, फाइनली खुद के जो वहां के लोग थे विलीजर्स, उन्होंने 70 से ज्यादा पॉन्ड्स बनाए। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ने लगा, वाटर अब पूरे साल रहने लगा वेल्स में, टैंक में, पॉन्ड में, रिवर्स में। एग्रीकल्चर काफी चेंज हुआ, हरियाली, ग्रीनरी हर तरफ, एनिमल्स वहां पर आने लगे, एनिमल्स हेल्दी हो गए, गाय अब ज्यादा दूध दे रही थी, और अरवारी रिवर काफी ज्यादा अच्छा हो गया वहां के लोगों के लिए। लोग उस एरिया की पूरी मतलब और उसके रिवर की भी पूजा करने लगे हैं। फेयर्स लगते हैं, फेस्टिवल होते हैं, लोग मनाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, केस स्टडीज का टॉपिक कंप्लीट, और ये यूनिट भी होती है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय